चंदनपुर के शुक्ला जी अपने मस्खरे मिजाज के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। हमेशा खुश मजाक रहने वाले शुक्ला जी को दावत पर बुलाने वालों की कमी नहीं रहती थी। 2-4 दिन बीते नहीं कि कहीं न कहीं से बुलावा आ ही जाता था। एक दिन शुक्ला जी को राजस्थान के रईस घर से संदेश आया। शुक्ला जी संदेश पत्र को हाथ में लेकर पढ़ने लगे। आमंत्रण पत्र भेजने वाले का नाम शंभुनाथ था। आखिर ये शंभुनाथ है कौन भाई, जिसने राजधानी से मुझे आमंत्रण पत्र भेजा है? ये पत्र पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई मेरा करीबी रिश्तेदार हो, परंतु ये समझ नहीं आ रहा कि ये शंभुनाथ है कौन। लेकिन पत्र राजधानी से आया है भाई, और इस आमंत्रण पत्र को देखकर लगता है कि किसी अमीर घराने से ही आया होगा। शुक्ला जी को ये याद नहीं आ रहा था कि शंभुनाथ है कौन। वो आमंत्रण को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पत्र देखकर ही भेजने वाले की अमीरी का अंदाजा लगाया जा सकता था। उनकी उलझन बढ़ती जा रही थी। तभी उनकी पत्नी कुसुम वहां आती है। क्या बात है शुक्ला जी, बड़े गौर से पत्र देख रहे हो? आखिर ऐसा क्या लिखा है इसमें? नहीं, कुछ नहीं, प्रेम पत्र है। देखकर नहीं लगता। इसका रंग रूप देखकर तो मुझे कुछ शक हुआ ही था, और तुम्हारी शक्ल देखकर पूरा यकीन हो गया। जब समझ ही गई तो पूछा क्यों? सुबह से देख रही हूँ, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। क्या बात है, बताओ तो। मुझे पता है तुम्हारे बस का नहीं कुछ सोचना। अरे मैंने कब कहा कि मेरे बस की बात है? अरे उलझन बताने से ही तो सुलझती है। क्या पता मैं तुम्हारी उलझन दूर कर दूं? इसे बता देता हूँ, क्या पता इसे ही कुछ याद हो। शुक्ला जी को समझे कुछ नहीं, मैं तो बस राजस्थान में रहने वाले शंभुनाथ के बारे में सोच रहा हूँ। अरे क्या हुआ मामा को? मामा? क्या शंभुनाथ तुम्हारे मामा है? और नहीं तो क्या, तुम्हारे मामा है। अरे इतना भी याद नहीं, वो हमारे मगदा वाले मामा जी जो शादी के बाद ही बगदाद जा बसे थे। अब 2 साल से राजधानी में रह रहे हैं। वहाँ अपना मकान बनाया है। सुना है बगदाद से बहुत दौलत लेकर लौटे हैं। मगर बात क्या हुई, अचानक तुम मामा के ख्यालों में क्यों पड़ गए? जरा मुझे भी तो सुनाओ। अरे कुछ नहीं, बस उनके घर से बुलावा आया है। दावत है उनके यहाँ पूर्णमासी के दिन। मैं उनका आमंत्रण पत्र पढ़कर समझ नहीं पा रहा था कि शंभुनाथ है कौन। शादी के बाद एक बार ही तो मिलना हुआ है, और जब मिला तो उन्हें मामा ही कहा, इसलिए शंभुनाथ नाम से उन्हें पहचान नहीं पाया। हाँ, तुम्हें मेरे मायके वालों के नाम क्यों याद रहने लगे? जरा वो आमंत्रण पत्र मुझे भी दिखाओ, क्या लिखा है, मैं भी तो देखूं जरा। कुसुम ने खत को पढ़ा तो खुशी से उछल पड़ी। पर तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था। मामा ने तो खास तौर से मुझे भी बुलाया है। देखो इसमें कितने प्यार से लिखा है, मेरी प्यारी बिटिया को भी लेते आना। शुक्ला जी ने आमंत्रण पत्र फिर से देखा तो अलग से एक जगह पर ये बात लिखी गई थी। पंक्ति पर खास तवज्जो दिलाने के लिए इसे चारों तरफ से घेरा गया था, लेकिन शुक्ला जी ने उस पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया। कुसुम को खुशी से उछलते देखकर शुक्ला जी ने सोचा, राजधानी जाना है, एक ही गधा मेरे पास है। कुसुम उस पर मेरे साथ बैठ नहीं पाएगी। घोड़े से जाऊं तो घोड़ा किसी से मांगना पड़ेगा। 1-2 दिन की बात होती तो चलो कोई बात नहीं थी। राजधानी जाने में 2 दिन लग जाएंगे, और 2 दिन लौटने में 2 दिन मामा के घर, मतलब कि पूरे सप्ताह भर की बात है। यानी 7 दिनों के लिए एक घोड़े सहित 2 जनों की खुराक का इंतजाम करना होगा। अगले ही पल शुक्ला जी के मन में एक दूसरा विचार आया। यदि कुसुम मामा से मिलने जाने का इरादा छोड़ दे तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं कि ये मानने वाली है। शुक्ला जी ने कुसुम को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुई। फिर वो गधे पर सवार होकर बाजार पहुंचे। बाजार में रोज से ज्यादा भीड़ थी। पूछने पर पता चला कि
महाराज बाजार में खरीदारी करने आ रहे हैं। शुक्ला जी के मन में एक उम्मीद जगी। उन्हें एक जवेरी की दुकान पर जेवर दिखाने का काम मिल गया। तभी महाराज की सवारी बाजार में आ गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। शुक्ला जी ने दुकान में लगे झाड़ फानूस को रोशन करवा दिया। बस फिर क्या था, दुकान की रौनक दोगुनी हो गई और महाराज उस ओर आकर्षित हो गए। महाराज बाजार की दुकानों को बाहर बाहर ही देखते देखते उस दुकान में प्रवेश कर गए। महाराज का स्वागत है। दुकानदार महाराज की खिदमत में बिच्छा सजा रहा था, मगर महाराज इन तमाम बातों से बेपरवाह शुक्ला जी से ही बातें किए जा रहे थे। शुक्ला जी का अंदाज़े बयां रोचक और जानकारी भरा था। हमें आपका अंदाज बहुत पसंद आया। आप हमारी रानी के लिए ये सारे कीमती जेवरात रखवा दीजिए। महाराज ने उस दुकान से काफी जवाहरात खरीदे और वहाँ से जाने से पहले शुक्ला जी से बोले, मेरा वक्त अच्छा कटा, आपसे काफी जानकारी भी हासिल हुई। इस गांव का ये बाजार हमेशा याद रहेगा। तुम मुझे अपना नाम बताओ, क्या पता कभी तुमसे कोई काम ही पड़ जाए। महाराज, मेरा नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन बचपन से शुक्ला जी सुनता आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है शुक्ला जी। शुक्ला जी महाराज को दुकान से बाहर तक छोड़ने आई। तुम एक दिलचस्प इंसान हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। महाराज को बाहर तक छोड़ने दुकान का मालिक और दुकान में काम करने वाले स्थायी कर्मचारी भी आए, किंतु महाराज ने उनके अभिवादन की ओर ध्यान नहीं दिया। महाराज के जाने के बाद, शुक्ला जी, तुमने दुकान में बिना कोई नई व्यवस्था के उपलब्ध संसाधनों का ऐसा तत्परता से उपयोग किया कि महाराज बाजार की बड़ी दुकानों को छोड़कर इस दुकान में आ गए। तुमने महाराज को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर लिया। शुक्ला जी, इस दुकान को अपनी दुकान समझना और जब कभी भी तुम्हें काम की आवश्यकता हो तो बेहिचक मेरे पास आ जाना। हाँ, दुकानदार ने तो मुझे इनाम में इतनी बड़ी रकम दे दी है कि अब घोड़ा किराए पर क्या लेना है, मैं तो नया घोड़ा खरीद सकता हूँ। शुक्ला जी दुकान से विदा ले बाजार की सैर करते कपड़ों की एक दुकान में गए। वहाँ अपनी कुसुम के लिए कुछ कपड़े खरीदे, फिर अपने घर वापस आ गए। शुक्ला जी के घर आने पर जब कुसुम ने शुक्ला जी द्वारा लाए हुए शानदार कपड़ों को देखा तो मन में सोचने लगी, मेरे पति कितने समझदार हैं, समय के अनुसार सब कर लेते हैं, पर मैं इन्हें निठल्ला समझती थी। ये तो समय के अनुरूप आश्चर्यजनक ढंग से काम करने वाला इंसान है। दोपहर तक ये शख्स सोच रहा था कि दावत में जाए तो जाए कैसे, और रात होते ही इतने कीमती कपड़े लेकर आ गए। अपनी कुसुम को इस तरह मुग्ध नजरों से देखते हुए शुक्ला जी ने उससे कहा, कुसुम, कपड़े पसंद आए? बहुत महंगे कपड़े लगते हैं, असली सोने चांदी के सितारों का काम है इन पर, भारी भी हैं, बरसों काम आएंगे। कल सुबह मैं घोड़ा मंगवा लूंगा, उस पर सवार होकर हम पहले तो बाजार चलेंगे और तुम्हारी पसंद की कोई अच्छी सी जूती खरीदेंगे। उसके बाद लौटकर तुम्हारे मामा के घर जाने की तैयारी की जाएगी। कुसुम उसकी बातें सुनकर चकित रह गई और आश्चर्य से पूछने लगी, क्या कहा, मेरे लिए जूती? अरे मेरे पास कई जोड़ी जूतियां पड़ी हैं, उनमें से ही कोई झाड़ पोंछ कर पहन लूंगी। तुम मेरे लिए नहीं, अपने लिए कपड़े और जूते ले लो, ये ज्यादा जरूरी है। फिर कुसुम को ख्याल आया कि खरीदारी के लिए तो पैसों की आवश्यकता होगी। शुक्ला जी के पास पैसे कहाँ? वो संकोच से पूछ बैठी, मगर इन सब के लिए पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे हैं कहाँ? कुसुम, पैसे हैं, आज अच्छी कमाई हुई है, पैसों की चिंता मत करो।
ये भी सोचो कि मामा के लिए कुछ खरीदना है तो उसे भी हम खरीद लेंगे। शुक्ला जी की बातों से संतुष्ट होकर कुसुम ने भोजन परोसा। दूसरे दिन सुबह ही शुक्ला जी एक शानदार अरबी घोड़ा किराए पर ले आए। कुसुम को साथ लेकर वो बाजार पहुंचे तो बाजार में एक ही चर्चा होने लगी। आज शुक्ला जी पत्नी के साथ घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। शुक्ला जी कुसुम के साथ एक जूते की दुकान में गए। दुकानदार ने शुक्ला जी और कुसुम की खूब खातिरदारी की। शुक्ला जी, ये हमारे दुकान की ना सबसे कीमती जूती है, आप भाभी जी के लिए ये ले जाइए। ये तो बड़ी महंगी लग रही है। शुक्ला जी के लिए ये जूती मैंने जिस दाम पर खरीदी है उसी दाम पर दूंगा। कुसुम की जिद के कारण शुक्ला जी ने अपने लिए कपड़े लिए, मामा जी के लिए भी उपहार खरीदे। और घर लौटकर दोनों ही यात्रा की तैयारी में लग गए। धूप से बचने के लिए शाम होते ही राजधानी के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिन बाद शुक्ला जी पहुंच गए शंभुनाथ के मकान पर। आलीशान इमारत थी। शुक्ला जी और कुसुम के आने की खबर सुनकर मामा जी खुद बाहर आए। आइए आइए जमाई जी, बिटिया कुसुम कैसी हो? कितने साल बाद देख रहा हूँ। मामा, मेरी शादी पे मिले थे आप हमसे। मामा दोनों को घर में ले गए। दावत का इंतजाम इमारत के अहाते में हो रखा था। पेड़ों के नीचे ही आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था होनी थी। राजधानी के तमाम बड़े लोग इस दावत में शरीक होने वाले थे। शुक्ला जी अहाते में टहलने लगे। तभी उनकी नजर आकाश में उड़ते पक्षियों पर गई। शुक्ला जी ने देखा कि चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ आया और अहाते के पेड़ों पर बैठकर विश्राम करने लगा और फिर उड़ गया। पेड़ों के नीचे की जमीन पर सफेद आकृति का निशान देख शुक्ला जी के दिमाग में आया। अरे ये तो चिड़ियों की विष्ठा के निशान है। यदि किसी अतिथि की थाली में किसी चिड़िया ने विष्ठा कर दिया तब क्या होगा? लेकिन ये ख्याल आने में देर हो चुकी है। अतिथियों का आना शुरू हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। शुक्ला जी आने वालों को उचित स्थान पर बैठाते और जैसे ही अतिथि बैठते उनके लिए दस्तरखान बढ़ा दिया जाता। बड़ी ही चुस्त व्यवस्था थी। शुक्ला जी टहलते हुए एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। इस समय चिड़ियों का एक झुंड आया और अहाते के पेड़ों पर बैठ गया। एक अतिथि शुक्ला जी के पास आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, क्यों भाई, यहाँ तन्हा क्यों खड़े हो? शुक्ला जी को मस्खरी सूझी और उन्होंने मजाक में कहा, कुछ नहीं भाई, जरा इन चिड़ियों की बातचीत सुन रहा हूँ। चिड़ियों की बातचीत सुन रहे हो? क्या तुम चिड़ियों की जुबान समझते हो? हाँ भाई, चिड़ियों की भाषा समझता हूँ। एक अरसे तक मैंने चिड़ियों की भाषा पर काम किया है। उसी समय आम के पेड़ पर एक परिंदे ने जोर से शोर किया। इस परिंदे ने क्या कहा, जरा बताओ। हाँ, क्यों नहीं। उस परिंदे ने कहा है, देखो मैं इस रईस की थाली में विष्ठा करूंगा, क्योंकि ये परले दर्जे का कंजूस है, कभी चिड़ियों के लिए दाना नहीं डालता है। देखते ही देखते दावत स्थल पर चर्चा होने लगी कि शंभुनाथ के घर एक ऐसा शख्स अतिथि बनकर आया है जो चिड़ियों की भाषा समझता है। दावत में महाराज के दरबार के कुछ वरिष्ठ लोग भी आए थे। उन्होंने भी इस बात की साधारण जानकारी हासिल की। अंततः ये चर्चा महाराज तक पहुंच गई। शुक्ला जी राजधानी में है और वो शंभुनाथ के संबंधी हैं। तुरंत शंभुनाथ के घर पैगाम भेजो कि हम शुक्ला जी से मिलना चाहते हैं। जब महाराज ने सुना कि शुक्ला जी चिड़ियों की भाषा समझते हैं तो वो शुक्ला जी से मिलने के लिए बेताब हो उठे। दूसरी तरफ शंभुनाथ के पास जब महाराज का संदेश पहुंचा तो वो चकित हो गए। उन्होंने मन में विचार किया, अब
आखिर शुक्ला जी में ऐसी क्या बात है कि उनके आने की खबर महाराज को मिली और महाराज ने इतने सम्मान और आत्मीयता से भरा संदेश भेज दिया? महाराज को ऐसी क्या जरूरत आ गई कि उन्होंने इस तरह सैनिकों से लैस पैगाम भेजा है? मामा जी, आप महाराज के पास संदेश भेज दीजिए कि मैं अतिथियों के प्रस्थान के बाद महाराज के दर्शन के लिए अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा। अतिथियों के सामने ही महाराज का पैगाम आया, इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। लोग अब ये भी कहेंगे कि शंभुनाथ को महाराज भी जानते हैं। हाँ। शुक्ला जी ये नहीं समझ पा रहे थे कि महाराज के पास जाकर वो करेंगे क्या। फिर भी बात क्योंकि महाराज की थी, इसलिए वो अतिथियों के जाने के बाद महाराज जी के पास पहुंचे। महाराज ने शुक्ला जी का भरपूर स्वागत किया, उसे अपनी अतिथिशाला में ठहराया। शुक्ला जी को पूरी इज्जत दी गई। मैं भी चिड़ियों की भाषा सीखना चाहता हूँ। शुक्ला जी, मुझे बताओ कि इसके लिए क्या करना होगा? मैंने सुना है कि तुम चिड़ियों की भाषा समझते हो। चिड़ियों की भाषा सीखने के लिए चिड़ियों की सोहबत में बचपन के दिन बिताना जरूरी होता है। अब तो आप बड़े हो चुके हैं। महाराज, आपने ये ख्वाहिश बहुत देर से बताई है। मैं तो चिड़ियों से भरे चमन में तन्हा खेला करता था, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी बोली और व्यवहार को समझने लगा। कोई दूसरा उपाय मैं जानता नहीं कि आपको बता सकूं कि चिड़ियों की भाषा कैसे सीखी जा सकती है। महाराज आश्वस्त हो गए कि शुक्ला जी ठीक ही कह रहे हैं। महाराज ने तुरंत दूसरा प्रस्ताव दिया। ठीक है, कल सुबह हम लोग राजधानी के पास के जंगल में चलेंगे। वहां तुम चिड़ियों के बोलने पर उसका अर्थ मुझे बताना कि वो क्या बातें कर रही हैं। शुक्ला जी ने इसके लिए तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन सुबह ही महाराज तैयार होकर शुक्ला जी के पास पहुंच गए। शुक्ला जी भी तैयार थे। दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक पहाड़ी नदी आई, जहां सारस के जोड़े विचर रहे थे और पारदर्शी पानी में मछलियों का शिकार कर रहे थे। तभी एक सारस ने जोरों की आवाज की। शुक्ला जी, बताओ तो इस सारस ने क्या कहा? महाराज ये कह रहा था कि सावधान, इस राज्य का भाग्यशाली महाराज आया है। शुक्ला जी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि एक साथ कई सारसों का स्वर उभरने लगा। कई सारस आवाज करते हुए इधर उधर उड़ने भी लगे। शायद घोड़े के पैरों की आवाज से उत्तेजित होकर वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे। बताओ शुक्ला जी, ये क्या बातें कर रहे हैं? महाराज, ये सारस कह रहे हैं कि ये महाराज भाग्यशाली है, लेकिन ये अपनी प्रजा के बारे में कुछ सोचता नहीं। वर्षा का पता नहीं है, आसमान में बादल नहीं है, पूरे राज्य में सूखे का आलम है। काल की संभावनाएं सामने हैं, नदियों में पानी सूख चला है, मगर ये महाराज समय पर अपना लगान वसूल कर भी कभी सोचता नहीं कि प्रजा के लिए कुछ करे। वो चाहे तो नहरें खुदवा सकता है, समय रहते अनावृष्टि की स्थिति से निजात पाने के लिए अपने राज्य में सिंचाई के उपाय कर सकता है। कहते हैं कि आसमान के बादल जब पानी न दें तो जमीन के भीतर का पानी काम आता है, मगर ये महाराज अपने भाग्यशाली होने के कारण सुख से जीवन बिता रहा है, मगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। प्रजा के प्रति इसका व्यवहार ठीक नहीं है। महाराज ने घोड़े को राजधानी की ओर दौड़ाते हुए शुक्ला जी से कहा। शुक्ला जी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं वन विहार में समय नहीं गवाऊंगा और प्रजा के हित के कार्यों में अपना समय लगाऊंगा। तुमने जो बातें कही हैं वे सच हैं। मुझे पता है कि अकाल पड़ सकता है, किंतु मैं इसे कुदरत की बात मानकर सोच रहा था कि भला इसमें मैं क्या करूंगा, मगर तुमने मुझे राह बता दी। ये भी बता दिया कि मुझे क्या करना है। महाराज, मैंने नहीं, सारस ने।
इसके बाद महाराज ने शुक्ला जी को कई तरह के खूबसूरत उपहार देकर विदा किया। इन उपहारों को देखकर शुक्ला जी की कुसुम बहुत खुश हुई। इस तरह शुक्ला जी की समझदारी से पूरे राज्य में खुशहाली छा गई और राजा ने जगह जगह पानी का बंदोबस्त करवाया। कुछ ही दिनों में बारिश भी हो गई। कुसुम और शुक्ला जी अपने घर के दरवाजे पर खड़े बारिश होते देख रहे थे। शुक्ला जी देखो, सब तरफ क्या बढ़िया खुशबू आ रही है और ये पक्षियों का चहचहाना कितना सुकून भरा है। अरे भाग्यवान, ये पक्षी बोल रहे हैं। मौसम सुहावना है, क्यों ना गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना लिए जाएं। अच्छा ठीक है, अभी बनाती हूँ मेरे मस्खरे शुक्ला जी।